2024 के लिए क्या मिशन है आपका? हैदराबाद सिर्फ जीतना या क्या लार्जर मिशन क्या है? नहीं, 2024 में के लिए अब तक तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट्स को अनाउंस किया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे। वो यूपी के लिए पल्लवी पटेल साहिबा जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगी हम जाके उनके लिए कैंपेन करेंगे। AIDMK के लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मैं उनके लीडर से नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि डेट्स क्लैश हो रहे हैं। महाराष्ट्र में हमको कैंपेन करना है तो करेंगे जाकर, और यूपी में, बिहार में, जहाँ कहीं भी हमको जाना है हम जाएंगे, करेंगे। तो ये हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग महंगाई को देखिए, आप लोग बेरोज़गारी को देखिए, आप लोग चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, भारत की ज़मीन पर, इन चीज़ों को देखकर आप बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करिए। तो बीजेपी को रोकना है या कांग्रेस और बाकी दलों को भी सत्ता से बाहर रखना है? अब हमारे खिलाफ तो सब एक साथ होकर मुकाबला कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हमको तो सब चॉइस ही नहीं, हमको तो मुकाबला करना है, हम तो सबसे मुकाबला करेंगे। अब तेलंगाना के तक तो हमने कहा है कि भाई जहाँ पर हमारा कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर आप बीजेपी को रोकिए। महाराष्ट्र, अब यूपी में हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बिहार में हम अख्तर ईमान साहब ने कहा है कि भाई जहाँ पर हमारा कैंडिडेट है वहाँ पर हमको कामयाब करिए। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट यहाँ से जिनको उतारा है वो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुई, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, माधवी लता जी, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो कितने वोट से आपको हराने वाली हैं। मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना है, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से उन्हें हासिल हो रहा है? बड़े लोग हैं, चमत्कार हो सकता है उनसे, नहीं मालूम मुझे। उनको अभी सर्टिफिकेट देना है। नहीं, इनको एक मिनट ठहरो, उनको अभी से सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। अब क्या है, चुनाव भी ना लड़े? क्यों करना है? धूप में मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी दे देना चाहिए। बोलते हैं, बोलना चाहिए। अब देखिए, आप खुद कह रही हैं कि वो पार्टी में नहीं थी, सब ठीक है। देखिए, हम प्रिवी नहीं है उनके पार्टी अफेयर्स के बारे में। हम अपना काम की बुनियाद पर मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक एक करके माधवी लता जो आरोप लगा रही हैं, 2-3 आरोपों का मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जवाब दें। वो सीधे आरोप लगा रही हैं आप पर। एक कह रही हैं कि गरीबों का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं गरीबी में पली हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैगुआर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, महल में वो रहते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे? ऐसा है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मालूम। डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता मुसलमान को, बैकवर्ड क्लास को और ST को। जो बड़े लोग होते हैं जिनको क्या बोलते तेलुगु में, पेद्दलू बोलते हैं, हाँ, दुर्रा बोलते हैं, दुर्रलू, पेद्दलू, उनको क्या मालूम होता डिस्क्रिमिनेशन तो गरीबों को मालूम होता। हम जीते इनके साथ, मरते इनके, दुर्रलू है, पेद्दलू, उनको क्या मालूम? अब रहा सवाल कि भाई मैं कोई चमन में चलकर तो सियासत नहीं की अब तक। मैं कई मरतबा जेल जा चुका हूँ, मुझ पर पुलिस ने हमला किया, मेरी गाड़ी पर गोलियां चली, तो ये सब हम देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। अब बोले जा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी पे पर्सनल अटैक करने का कायल नहीं हूँ, मगर हद तो ये हो गई कि मुझे कहा गया कि ISIS का मैं एजेंट हूँ। मैंने जो भारत के UAPA के शेड्यूल में उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे ISIS से जोड़ रहे हैं। अरे हमने ही तो ISIS के ख़िलाफ़ यहाँ पर कई मीटिंग्स किए। ISIS ने हमारे खिलाफ वीडियो जारी किया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकलवाया, वीडियो को, कहा गया कि ओवैसी तागूत है, तागूत का एजेंट है। तो अब अगर कोई बोलता है तो लोग देख रहे हैं, उनके बोलने को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या है, उर्दू का शेर के बके जा रहा हूँ जुनू में, क्या क्या खुदा ही जाने, खुदा ही खैर करे, तो बोल रहे हैं, तो कोई बात। लेकिन उन्होंने एक और आरोप लगाया आप पर कि 2017-18 में आपने चुनाव आयोग को अपनी आमदनी बताई सालाना 10 लाख रुपए, ऐसा उनका आरोप है, और उसके बाद आपने करोड़ों अपनी बेटी के शादी में खर्च कर दिया। नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? आप मुझसे मुकाबला करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी काबिल है, PG कर रही है मेडिसिन में, उसमें आपके गायनाकोलॉजी में PG कर रही है। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जिसको बेटी मिलती हम लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते। तो अब मैं कर रहा हूँ, अब उसमें आपको मेरे घर पे मैं अगर कुछ बोलना शुरू करूँ उनके बारे में, बहुत बोल सकता हूँ मैं, मगर जो भी कर रहा हूँ उन सामने है। मगर कम से कम मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं मिला, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हैदराबाद जो है ना, सेंटर इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबको मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड। बीजेपी को 50 करोड़ का मिला, 5 करोड़ का गोश्त की कंपनी दी।
हमको नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? अरे हमको नहीं मिल, वही तो हम बोल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला। ये लोग सब बिक गए, हम नहीं बिके। बिकने वालों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है ना, जो नहीं बिकता है, खड़ा हुआ है गरीबों में, मजलूम में, तो आपको फिक्र ही नहीं है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान कौन सुनाएगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान भी तो हम अब बोलेंगे जनता में जाकर कि 6,000 करोड़ के करीब बीजेपी को मिले, 1400 करोड़ करीब कांग्रेस को मिले, टीआरएस को मिले। अरे उर्दू में कहावत हैदराबादी दखनी ठेठ लहजे में कि चोरा चोरा मिलके गाँव बांट लिए। हमारे को लॉलीपॉप भी नहीं मिला। ये मुद्दा है, ये मुद्दा बनेगा, ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में, क्योंकि चुनाव के पहले ही मुद्दे होते हैं, बट वोट डालने के समय फिर वही मुद्दे। देखिए, जब एक पार्टी इन हदों को पार कर रही है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, हम बदनाम अपनी जबान से है ना, तो फिर जबान चलेगी फिर बहुत, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर आप मेरे घर पर आ रहे हैं तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि किस किस की शादी हुई थी और किन किन की वाइफ कहाँ पर है। अब हम नहीं जाना चाह रहे वहाँ तक। अब आप निकालेंगे तो बात दूर तक जाएंगी, तो आप उनको ये सोचना चाहिए। देखेंगे नहीं, जब आप बात निकालते हैं तो फिर ये भी आप पे इल्जाम लग जाता है कि आप डराते हैं। क्या डरा रहे? कौन? आप देखिए, ये ऐसा होगा तो नहीं सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, नहीं नेगेटिव है। देखिए, आपने सवाल किया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अब कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा, ठीक है, आप क्रिटिसाइज करिए, तो मैं तो जवाब दूंगा ना। मैं तो सा गूंगा बहरा तो नहीं हूं कि भाई आप जो बोले जाएंगे मैं सुनता जाऊंगा, ज्ञान देंगे। आप तो अब बोलूंगा मैं। अच्छा, एक माधवी लता ने एक और बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर कि हैदराबाद में एक मस्जिद को तोड़कर आपके करीबियों ने वहाँ इमारत बना ली, और इमारत बनाने के दौरान या इमारत बनने के दौरान उसके बाद भी आपने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपने पुष्टपनाही की, आपने समर्थन किया, आपने उन करीबियों का जिन्होंने हैदराबाद में मस्जिद गिराई। मैं, देखिए, बाबरी मस्जिद कौन तोड़े? कौन तोड़े बाबरी मस्जिद? सुनेरी बाग की मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर कौन निकाले? बीजेपी निकाली। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद तोड़ी गई थी, सब ने मिलकर मेहनत की, वो दोबारा बन गई। जरा मस्जिद की जब आप बात कर रहे हैं तो अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। वो इसीलिए तो कह रही है कि वहाँ की मस्जिद की आप फिक्र करते हैं, यहाँ की मस्जिद की फिक्र नहीं है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद आलीशान है, खड़ी भी है, बल्कि मंदिर भी बनाई गई वहाँ पर एक चर्च भी बनाया गया, गुरुद्वारा भी बनाया गया। ये एमआईएम पार्टी का काम है। अब आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, बुरखा आपको पसंद नहीं है, हिजाब आपको पसंद नहीं है। भाई, आप सब, ये आपकी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब देखिए, आगे बहुत निकलेगा। अच्छा, एक उनका ये भी कहना है कि हिंदू समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। एक बात ये देखिए, एक ऐसा है ना। अच्छा, ये आप जवाब दें, उससे पहले यहाँ कुछ लोगों से पूछना। चले पहले आप, लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पीपल हु लिव इन आइवरी टावर्स आर नॉट कनेक्ट रियलिटी। आप सबसे पूछ लीजिए, हैदराबाद में आखिरी कम्युनल राइट कब हुआ था? ये जो पारदी लोग हैं, यहाँ पर इंसानियत का नंगा नाश 1990 में हुआ था। इतने लोग मारे गए, पारदी लोग, मुसलमान मारे गए, मगर पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं होता हैदराबाद में। इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए यहाँ की जनता को कि वो इस बात को कबूल नहीं करती है और इन लोगों के इशारों पर नहीं नाचती है, इनके मकसद में इनको नाकाम कर पुलिस को जाता है। थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा हल किया महिलाओं के लिए, या उन्होंने जो महिलाएं हैं उन्हें उज्ज्वला कनेक्शन दिए, तो महिलाओं को फोकस में रखकर नीतियां बनाई हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया। आपको लगता है वो फ़र्क डालेगा? 2000 इससे पहले भी उनको वोट मिला है, और क्या वो वोटर उनकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक कानून बनाकर तो आपने मुस्लिम महिलाओं का और बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्या हो रहा है? डिजर्शन हो रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं। आप कानून अगर बनाते तो आप कम से कम, हमने प्रपोजल भी रखा था, बोला गया भाई जो निकाहनामा है उसमें आप एक कंडीशन लगा दीजिए, अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसका जो महर का अमाउंट है वो 1000% उसको बढ़ जाएगा। और शादी कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में, वो वायलेशन का फ़ायदा उस महिला को होता। अब क्या हो रहा है? डिजर्शन हो रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस महिला पर पड़ जाएगा कि उसको जाकर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इसने इनकी मौजूदगी में मुझे ये कहा। कौन उसके लिए खड़े होगा? नहीं, पर डिजर्शन तो पहले भी हो रहा था ना, पहले नहीं तो अभी और बढ़ गया है तब भी वही था। अब कम से कम कानून उनके साथ ना, कोई नहीं है। अब वो बोलता ही नहीं है, छोड़ के चले जाता है।
कभी हमारे दफ्तर पर आकर हम देखते हैं लोग इतने पीड़ित महिला आती हैं और उससे तो उल्टा नुकसान कर दिया महिलाओं का उन्होंने। अच्छा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, बहुत सी गारंटी उन्होंने दी हैं और वो जीत की भी गारंटी दे रहे हैं कि जीत पक्की है, उनकी जीत भी पक्की है और क्या काम वो करने वाले हैं। मतलब पहले 100 दिन का एजेंडा भी वो कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया है कि हम क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी वो तमाम कानून जो अटके पड़े हैं, जो वो चाहते हैं, जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, 2014 ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा? नहीं, 2014 से कह रहे हैं हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएगा। अब पूछिए 15 पैसे इनके पास नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां बोले, अब आप कह रहे हैं कि हम 14 लाख लोगों को नौकरी दिए, 2 करोड़ नौकरी गायब हो गए। आपने कहा था कि तीसरा कहा था चीन ना घुसा है ना घुसेगा। भाई आपके डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वहाँ की एसपी कह रही है कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हर आवामी मसले पर महंगाई देख लीजिए, डॉलर क्या था आज 84 हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा 400 पार, पेट्रोल 100 पार हो गया। अब मोटरसाइकिल पे सब गरीब फिरता है, कहाँ से लाएंगे सब पेट्रोल के पैसे? तो इन मसाइल पर तो नाकाम साबित है। हाँ, मेन अपोजिशन पार्टीज इन मुद्दों को इशू नहीं बना पा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं हो सकती। देखिए, एक आरोप बार बार लग रहा है कि अगर फिर से सत्ता में आई बीजेपी तो इलेक्शन ही नहीं होगा। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे। आप संविधान के जानकार भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, क्या ये हो सकता है, ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? इनको इलेक्शन की फिक्र है, मुझे अपने वजूद को बरकरार रखने की फिक्र है। मैंने आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में कहा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने आप को 1930 के जर्मनी में जिस तरह यहूदियों ने अपने आप को महसूस करते थे, उस तरह महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने तो भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप से बोलिए, पॉलिटिकल कैनवस से तो अल्पसंख्यक समाज को तो गायब ही कर दिया, मार्जिनलाइज छोड़िए, उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया। आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, आप किसको कैंडिडेट देते हैं? नहीं, लेकिन आप जब जर्मनी से तुलना कर देते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं है, वो एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम नहीं है। देखिए, जेनोसाइड के कई लेवल्स होते हैं। हिटलर ने यहूदियों को ऐसे ही ले जाकर 60 लाख को ख़त्म नहीं किया, उसके कई लेवल्स थे। एक क्रिस्टल नाक मूवमेंट आया, उसके बाद सब चीज़ें शुरू हो गई। तो हम उसी नहज पर, उसी लाइन पर जा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ। इनको इलेक्शन की फिक्र हो रही है। अरे भैया, आप जो हो रहा है आप उसको तो देख लीजिए। क्या तो ये जो हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये हकीकत है आज के समाज की, आज के हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? फिर वो तो नहीं समझ रहे ना, वो तो वोट भी नहीं कर रहे उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए। देखिए, समझ में आ रहा है मगर बोलने वाले दीवाने कम हैं, जिसमें से एक दीवाने हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। दूसरे तो खामोश बैठे हुए बोल नहीं पा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी उनको बोलने नहीं देगी। अगर समाजवादी पार्टी अपने सिटिंग एमपी को टिकट काट देती है तो कौन बोलेगा?